Hello everyone, welcome to the new session of Plant Growth and Development Theory Part। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है और आज जो चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी पार्ट सबसे पहले, और उसके बाद हम इसी चैप्टर के कुछ नीट में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डिस्क्लेमर: The images, text, and other material used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. और ये एक एनालिसिस की गई है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए 2018 से लेकर 24 तक में अभी तक इस चैप्टर से 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसका वेटेज देखिए कितना है, 2.2% का। तो एवरी ईयर अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से आते हैं एग्जामिनेशन। अब यहां पर ये देखिए डिटेल्ड इसकी एनालिसिस को शो किया गया है। तो ईयर वाइज देखते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2019 में देखिए प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आया है और जो प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन है वो ऑक्सिन और इथाइलिन के हैं, यानी कि इन दोनों टॉप जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है एक प्रश्न आया था और वो एवरेज लेवल का था। 2020 में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें प्लांट हार्मोन सीड डोरमेंसी के बारे में बात की गई थी और इससे 2 प्रश्न आए थे। ये एवरेज और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन। 2021 में डेवलपमेंट टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था वो है प्लास्टिसिटी और इससे एक ही प्रश्न आया था और वो काफी इजी लेवल का था। 2022 ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। जो कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, है ना। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हार्मोन से रिलेटेड यहां पर बात की गई थी और क्वेश्चन पूछा गया था और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 3 पूछे गए थे और अगर लेवल देखा जाए इन क्वेश्चंस का तो इजी से एवरेज लेवल के ये क्वेश्चंस थे। 2023 में डी डिफरेंशिएशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था और ये जो है कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये क्वेश्चन इजी और एवरेज लेवल के क्वेश्चंस थे। ईयर 2024 में यानी कि पिछले साल डी डिफरेंशिएशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स से प्रश्न पूछा गया था और कॉन्सेप्ट इस प्रश्न के पीछे क्या था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 थे और ये क्वेश्चन जो थे वो इजी और एवरेज लेवल टाइप के थे। तो चलिए देखते हैं आज हम इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि प्रीवियस नीट ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपके 2 प्रोसेस से मिलकर होता है। अगर हम प्लांट के, क्योंकि देखिए हमारा चैप्टर का नाम ही है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो सबसे पहले डेवलपमेंट टर्म को जो है वहां पर हम देखते हैं। डेवलपमेंट टर्म जो है वो आपके 2 प्रोसेस इसमें होते हैं। अगर हम कहते हैं कि प्लांट में डेवलपमेंट हो रही है यानी कि उसमें 2 प्रोसेस हो रही है। एक जो है वो ग्रोथ हो रही है और दूसरा डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों जब हो रही होती है प्लांट में तो आप कहते हैं कि प्लांट में डेवलपमेंट। So during this process, a complex body organization is formed that produces roots, leaves, branches, flowers, seeds, etc. And eventually they die. तो आप देख सकते हैं यहां पर जर्मिनेशन एंड सीड डेवलपमेंट बीन को शो किया गया है फिगर में। तो क्या हो रहा है कि यहां पर आपने शो किया था
बीन के सीड को, और वो देखिए आपने उसको सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड की, वाटर प्रोवाइड किया, सॉइल प्रोवाइड किया, राइट? तो और बाकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी जर्मिनेशन के लिए सूटेबल है, तो यहाँ पर आपका सीड जर्मिनेट कर रहा है। सीड जर्मिनेट कर रहा है, आपका रेडिकल से जो है वो रूट्स बन रहा है, रूट सिस्टम फॉर्म कर रहा है, और लिम्यूल से जो है वो शूट सिस्टम फॉर्म। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर भी देखिए क्या लिखा गया है, डेवलपमेंट, यानी कि इस पूरे जर्मिनेशन प्रोसेस में जो है वो आपका ग्रोथ भी हो रहा है और डिफरेंशिएशन, राइट? सो जब भी आपके यहां पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपको रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर और सीड का, है ना, बनना दिखता है, तो आप कहते हैं कि इनमें डेवलपमेंट, राइट? अब हम बात करेंगे ग्रोथ की। सो ग्रोथ इज ए कंपेन्ड बाय अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ग्रोथ जो है वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत होता है। हमारे दो तरह के की देखिए बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहते हैं। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। एनाबॉलिक, कोई भी चीज जब सिंथेसाइज होती है तो आप कहते हैं कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन की सिंथेसिस जैसे बॉडी में हो रही है तो वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, राइट? कोई चीज का विघटन होता है या कोई चीज ब्रेकडाउन होती है तो आप कहते हैं ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको एनर्जी मिलती है। ब्रेक डाउन, ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स आपका सब्सटेंसेस है, और वो ब्रेक डाउन होकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है, और इसमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एनर्जी मिलती है, एटीपी की सिंथेसिस। सो यहां पर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की बात की जा रही है, तो ये आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, और आपका ये कैटाबॉलिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट। तो दोनों एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस जब आपकी बॉडी में हो रही है तो आप कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो बॉडी में ग्रोथ होता है। सो प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट एंड मेजरेबल। प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट, यानी कि इसको थोड़ा जो है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब कि कोई डिटरमाइंड फॉर्म में ग्रोथ नहीं हो रहा है ना? ग्रोथ हो रहा है। और प्लांट में खास बात ये होती है कि इसमें ग्रोथ जो है वो जब तक लाइफ होती है प्लांट की तब तक आप उसमें ग्रोथ देखते हैं। अब इसका देखिए, इसको समझने का तरीका ये है कि जैसे अगर आप जो है कोई ट्री देखिए, उसमें एक सीजन में क्या होता है कि पूरे के पूरे उसके जो है पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, पूरे पत्ते खत्म हो जाते हैं। आपका ट्री जो है वो सिर्फ ब्रांच ब्रांच दिखाई देती है। लेकिन फेवरेबल कंडीशन आते ही क्या आप देखते हैं, उसमें नई पत्तियां निकलना शुरू हो, और थोड़े दिनों में आप देखते हैं कि पूरा जो आपका ट्री है वो लश ग्रीन हो चुका है, पूरा ग्रीन कवर से उसकी कैनोपी कवर अप हो चुकी है। यानी कि उसकी जब तक लाइफ होती है उस ट्री की तब तक उनमें आप ग्रोथ देख सकते हैं, और इस ग्रोथ को आप मेजर भी कर सकते हैं। Plant growth generally is indeterminate. So plant growth is unique because plant retain the capacity for unlimited growth throughout their life. देखिए उनके पूरे लाइफ, जीवन पर्यंत, जब तक उनका लाइफ है, जब तक उनका जीवन है, उनमें आप ग्रोथ प्लांट में देखते हैं। लेकिन एनिमल्स के केस में, ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद जो है वो रुक जाती है। So this ability of the plant is due to the presence of meristem एट सर्टन लोकेशंस इन देयर बॉडी। अब ये जो ग्रोथ हो रही है ना, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि नई लीव्स निकल जाती हैं, तो नई लीव्स वहां पर क्यों निकल रही हैं? क्योंकि वहां पर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये मेरिस्टेम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? अलग अलग लोकेशंस पे आपको देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है। जैसे प्लांट के टिप पर आपको देखने को मिलता है, टिप पर। टिप आपके दो हैं, एक आपका शूट टिप और एक आपका आपका रूट टिप। आप देखेंगे कि इसके रूट और शूट टिप हमेशा जो है वो हाइट में बढ़ते रहते हैं, है ना? ऐसा कभी नहीं होता कि उसकी हाइट अब रुक गई है, बढ़ते हैं।
ठीक है। साथ ही साथ इसका जो लेटरल मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, गर्थ बढ़ाता है। आप ट्री देखते हैं, ट्री का डायमीटर आप हर सीजन में मेजर करिए, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे, है ना। तो ये जो गर्थ बढ़ रही है या डायमीटर बढ़ रहा है ट्री का, वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, मेरिस्टम। और इसीलिए देखिए यहां पर ये भी लिखा है, दे आर प्रेजेंट एट सर्टेन लोकेशंस इन देयर बॉडी। हर जगह नहीं प्रेजेंट है, वो रूट के टिप पर है, वो आपका एपिकल मेरिस्टम है। इसमें इंटरकेलरी मेरिस्टम भी पाया जाता है ना। वो आपका कहां पर प्रेजेंट होता है, इंटरकेलरी मेरिस्टम, नोडल रीजन पे। और वही नोडल रीजन पे देखिए आपके नई लीव्स और नए ब्रांचेस निकलते हैं। तो नई लीव्स और नए ब्रांचेस क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड कर रही है, ठीक है। और फिर आपका आता है लेटरल मेरिस्टम, जो कि आपका कैम्बियम के बीच में प्रेजेंट होता है, कैम्बियम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जो है ये आपका बार्क भी जो बनता है, आप बाहर ट्री के बार्क देखते हैं ना, वो भी आपका सेकेंडरी ग्रोथ को, तो अभी आएगा वो फिनोमेना यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ का, तो उसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोथ मेरिस्टम्स की वजह से। So the cells of such meristem have the capacity to divide and self perpetuate. वो खुद से अपने आप को डिवाइड करता है और फिर नए नए सेल्स में डिफरेंशिएट होता है। So the product however soon lose the capacity to divide and such cells make up the plant body. लेकिन एक बार जब मेरिस्टेमेटिक सेल से जो नई सेल्स डिवीजन के बाद बनती है ना, वो थोड़े टाइम के बाद अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को छोड़ देती, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और सेल जो है अब वो डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में बदल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स की बॉडी में कितने तरीके के सेल्स हैं, है ना। पेरेन्काइमेटस, कॉलेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जहां जैसी जरूरत होती है वैसी वो सेल्स आपकी बनती हैं। अब देखिए जैसे आप, मैंने बात किया कि इंटरकेलरी मेरिस्टम जो होता है वो वहां पर जो है लीव्स बनाता है। तो आपको लीव्स में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सेल, मीजोफिल सेल्स है, वेस्कुलर बंडल है, ये सब है ना। तो उसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, वो कहां से बन रही हैं, वो इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड हो चुके हैं, है ना, वो धीरे धीरे अपनी डिवीजन कैपेसिटी को खत्म करते हैं और फिर नए तरीके के सेल्स बन जाते हैं और पूरा लीव्स का स्ट्रक्चर फॉर्म। This form of growth wherein the new cells are always begin added to the plant body by the activity of meristem is called the open form of growth. अब ये जो हमारा मेरिस्टेम सेल से जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो आपकी जो है पूरे प्लांट बॉडी को बनाती हैं और फिर धीरे धीरे वो जो है वो डिफरेंशिएट होती हैं और पूरे जैसी आवश्यकता होती है, जिस तरह के सेल्स हैं, जिस तरह के टिश्यूज हैं, जिस तरह का ऑर्गन है, सपोज स्टेम बनाना है तो स्टेम वाले टिश्यू में वो डिफरेंशिएट होगा, राइट। अगर लीव्स बनाना है तो लीव्स वाले टिश्यू में डिफरेंशिएट होगा। तो जैसा आपका ऑर्गन होता है उसके अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो डिफरेंशिएट करती हैं और इस तरह के ग्रोथ को आप क्या कहते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओके। Root shoot apical meristem are responsible for the primary growth and the plant and principally contribute to the elongation of the plant along their axis. Very very important point. आपका जो रूट टिप होता है और जो शूट टिप होता है ना, रूट टिप और शूट टिप, वहां पर क्या प्रेजेंट है, रूट पर आपका रूट मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम है, और शूट पर आपका शूट एपिकल मेरिस्टम, दोनों टिप पर प्रेजेंट है। ये दोनों जो है आपके प्राइमरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ से क्या होता है, आपका जो रूट का और शूट का जो एक्सिस है ना, ये पूरा जो एक्सिस बनता है प्लांट का, वो बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है। रूट भी नीचे बढ़ रहा है और शूट भी ऊपर बढ़ रहा है, तो पूरा इलोंगेट हो रहा है पूरी प्लांट की बॉडी। आप देखते हैं कि जब प्लांट, जो हम शो करते हैं, कोई प्लांट अगर आप अपने पॉट में घर में लगाते हैं तो वो एक छोटा होता है, पर धीरे धीरे जैसे न्यूट्रिएंट्स, वाटर उसको सप्लाई आप करते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ रही है हाइट, क्योंकि उसके दोनों रूट और शूट पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है,
ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं और उसके एक्सेस को बढ़ा, उसकी हाइट को बढ़ा। नाउ you also know that the dicotyledonous and gymnosperms, the lateral meristem and the vascular cambium and cock cambium appear later in the life, है ना। आपका जो डाइकॉट वाला प्लांट है और जो जिम्नोस्पर्म्स के पौधे, जिम्नोस्पर्म्स के पौधे के एग्जांपल लें तो आपका साइकस है, पाइनस है, फेड्रा है, टैक्सिस है, ठीक है। और जो आपका क्रिसमस ट्री है, एरियोकेरिया, वो भी आपका जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। चलिए, डाइकोटिलेडोनस प्लांट और जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं उनमें आपको लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टम आपको पता होगा कि कहां पर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम आपके वैस्कुलर कैम्बियम, यही जो आपका वैस्कुलर बंडल में जो मेरिस्टम की मैं बात कर रहा हूं उसको आप क्या कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। बाद में आपका कॉर्क कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ, और ये कब होता है, लेटर इन लाइफ, स्टार्टिंग में ही नहीं प्रेजेंट होता। स्टार्टिंग में तो प्लांट अपने आप को स्टैब्लिश करता है ना, प्राइमरी ग्रोथ करता है। जब प्लांट थोड़ा ओल्ड हो जाता है तब वो जाकर क्या करता है, आपका सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और सेकेंडरी ग्रोथ उसके लेटर इन लाइफ, इट अपीयर्स लेटर इन लाइफ, बाद में आती, स्टार्टिंग में नहीं आती। So these are the meristem that cause the increase in the girth of the organ which they are active, है ना। तो ये गर्थ बढ़ाते हो ट्री का, जो आप डायामीटर है, अगर आप देखिए इसका एग्जांपल आप ले भी सकते हैं। आप एक मेजरिंग टेप लीजिए और किसी भी ट्री को उसका गर्थ आप मेजर करिए, 1 साल बाद 2 साल बाद उसका गर्थ दोबारा से मेजर करिए, देखिए आपको उसका गर्थ बढ़ा हुआ मिलेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें जो लेटरल मेरिस्टम थे उनमें डिविजन्स हुए और बहुत सारे नए सेल्स बने, और नए सेल्स जो है वो पुश कर रहे हैं, है ना, पूरे इसके डायामीटर को पुश कर रहे हैं बाहर की तरफ, और उससे उसका गर्थ जो है वो बढ़ रहा है। सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो दो तरीके के ग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं प्लांट में, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के लिए आपका एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्रोथ इज मेजरेबल। अब हम देखिए ग्रोथ की बात कर चुके हैं, ग्रोथ को मेजर भी कर सकते हैं आप, अलग अलग टेक्निक है मेजर करने की, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं कि हम कैसे ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। सो ग्रोथ इज एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आप प्रोटोप्लाज्म समझते हैं क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है कि जैसे सपोज आप प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, तो मैं प्लांट का ही यहां पर एग्जांपल, प्लांट सेल। प्लांट सेल आपका कहां से स्टार्ट होता है, बाहर सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। आप सेल वॉल को हटा दीजिए, सेल वॉल को आप हटा दीजिए, तो आप कहेंगे ये प्रोटोप्लाज्म प्लांट सेल का, यानी कि जो लिविंग सब्सटेंस है, क्योंकि सेल वॉल तो लिविंग नहीं होता, राइट। जो आपका लिविंग सब्सटेंस होता है सेल का वो आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, राइट। सो सेलुलर लेवल पे आप जो है अगर देख रहे हैं कि किसी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि यहां पर तो ग्रोथ हो रही है ना, और आप उसको मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा प्लांट है और उसकी सेल्स बहुत छोटी छोटी हैं, है ना, फिर सेल्स की साइज धीरे धीरे इलोंगेट करती है, बढ़ती है। तो सेल की अगर साइज बढ़ रही है इसका मतलब उसके प्रोटोप्लाज्म में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, हालांकि एक सेल के प्रोटोप्लाज्म को देखना, मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, on generally measure some quantity which is more or less proportional to it, लेकिन आप कुछ ऐसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करती है। कैसे कर सकते हैं हम ये? तो ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय द वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ विच आर, तो हम कुछ कुछ पैरामीटर्स को लेकर आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला देखिए, फ्रेश वेट आप लीजिए,
आप एक प्लांट लीजिए, है ना, और उसका फ्रेश वेट लीजिए, फिर कुछ दिनों बाद उसका फ्रेश वेट दोबारा लीजिए। फ्रेश वेट लेने का मतलब है कि प्लांट अभी ड्राई नहीं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? आप पॉटेड प्लांट लेकर कर सकते हैं। एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए, उस पहले पॉट लीजिए, उसमें सॉइल फिल करिए और उसको मेजर कर लीजिए। अभी तक प्लांट उसमें नहीं लगा हुआ है ना? उसको मेजर कर लिया आपने, अब उसमें प्लांट आपने लगा दिया, अब दोबारा मेजर कर लिया, तो माइनस कर देंगे, है ना, पहली बाद वाले जो वेट लिया है प्लांट के साथ जो आपने बैरल लिया है या जो पॉट लिया है, उसको मेजर कर लिया और उसमें से पहले जो आपने पॉट विथ सॉइल जो मेजर किया हुआ था उसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको आपकी प्लांट का फ्रेश वेट मिल जाएगा। एक हफ्ते बाद मेजर करिए, एक महीने बाद मेजर करिए, टी टाइम, कोई भी आप टाइम ले सकते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि उसके वेट में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको कहा जाता है कि फ्रेश वेट मेजर करना। आप ड्राई वेट भी मेजर कर सकते हैं। ड्राई वेट होता है कि पूरे प्लांट्स को, वाटर को जो है वो ड्राई अप कर दें। ऑटोक्लेव करके भी हम प्लांट का ड्राई वेट ले सकते हैं। लेंथ मेजर कर सकते हैं। लेंथ तो बहुत इजी है मेजर करना, मेजरिंग टेप के द्वारा आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एरिया को भी मेजर कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एरिया को कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर आपने अपने लोअर क्लासेस में ध्यान से कभी देखा हो तो वहां पे भी ग्रोथ पढ़ाया गया था और वहां पर ग्राफ पेपर पे आप लीफ को उसके आउटलाइन को बनाकर उसके ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, उसके एरिया निकाल सकते हैं, है ना, याद होगा आपको। दूसरा, वॉल्यूम एंड सेल नंबर को भी आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं प्लांट ग्रोथ को मेजर करने के। So you may find amazing to know that one single maize root, आपका मेज यानी कि आपका जो है भुट्टा जो होता है ना, मेज रूट एपिकल मेरिस्टम, उसमें देख सकते हैं कि कितने सारे सेल्स होते हैं। एपिकल मेरिस्टम में मोस्टली जो है अप्रोक्सीमेटली 17,500 न्यू सेल्स पर आवर बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से यहां पर ग्रोथ हो रही है ना। वेयर इज द सेल ऑफ वाटरमेलन, आप वाटरमेलन का पौधा लीजिए, उसमें देखिए कितने हैं, 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज इन द साइज। इन द फॉर्मर द ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन द सेल नंबर। पहले वाले में मेज के केस में जो है वो हम सेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेल नंबर हर घंटे में इतने बन रहे हैं, है ना, तो यहां पर सेल नंबर के द्वारा जो है आप ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे वाले केस में, वाटरमेलन के केस में, यहां पर साइज की बात की जा रही है। 3,500 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना, द साइज ऑफ द सेल इतना बड़ा हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक आप जो है नंबर ऑफ सेल्स से भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और दूसरा आप साइज ऑफ द सेल्स को भी जो है वो अपना पैरामीटर बना सकते हैं ग्रोथ को मेजर करने के। सो वाइल द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब याद है ना, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जो गिरते हैं उनको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, आर्द्रता मिलती है ना, वाटर, और कुछ केमिकल स्टिग्मा रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज करता है पॉलन ग्रेन से, और वो आपकी टिश्यू को पेनिट्रेट करता है, स्टिग्मा के टिश्यू को पेनिट्रेट करता है, स्टाइल के टिश्यू को पेनिट्रेट करता है, और वो धीरे धीरे अपने लेंथ को बढ़ाता है। तो ये भी तो ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और आप इसके जो है ना पॉलन ट्यूब को, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते, ठीक है। So while the growth of the pollen tube is measured in the terms of its length, an increase in the surface area denote the growth in a dorsiventral। इसी की मैं बात कर रहा था कि आपको लोअर क्लासेस में ये बताया गया होगा और अब भी आप कर सकते। द पीरियड ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात की करिए तो जो ग्रोथ आपका होता है ना, वो देखिए कितने फेजेस में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसकी जनरली देखिए 3 फेजेस होते हैं, है ना। अगर हम उनका नेम ले तो आपका मेरिस्टेमेटिक फेज होता है। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, सेल लगातार डिवाइड करती रहती है ना।
डिवाइड कर गई, नई सेल्स बन गई, अब उसका क्या काम है, उसको इलोंगेट करना है। इलोंगेट है ना, अपना साइज को बढ़ाना है। साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने के बाद उसको मैच्योर होना है। मैच्योर जब होती है तो अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसी नीड है वो उस तरह की सेल्स में बदल जाती है। अब जैसे रूट का देखिए, जब रूट का आप अलग अलग जोन देखते हैं ना, आपका मेरिस्मेटिक जोन होता है, वहां सेल्स डिवाइड करती हैं, देन इलोंगेशन जोन होता है, वहां सेल इलोंगेट करती हैं, और उसके बाद मैचुरेशन जोन होता है, वहां पर आप क्या देखते हैं, उसकी जो एपिब्लेमा सेल्स है, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस की जो लेयर होती है ना, वो रूट हेयर्स बनाती है। तो मैच्योर हो गई तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड, रूट्स की नीड क्या है, रूट्स की नीड है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि प्लांट्स की नीड है, वो प्लांट्स को चाहिए वाटर, प्लांट्स को चाहिए मिनरल्स, है ना। तो आपका इलोंगेशन जहां पर रूट में हो रहा था, वहां पर वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, है ना। कहां पर एब्जॉर्ब होंगे, आपके जितने रूट हेयर्स निकले हुए वहां पर। रूट हेयर्स कहां, किस जोन में प्रेजेंट होते हैं, मैच्योरेशन। ठीक है, तो आपका जो ग्रोथ होता है वो 3 फेजेस में प्लांट में देखा जाता है। ये मैंने रूट्स का एग्जांपल लेकर बताया, ऐसा ही शूट सिस्टम में भी होता है ना। मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, देन इलोंगेशन जोन होता है, एंड देन मैच्योरेशन होता है। मेरिस्टेमेटिक जोन में मैं दोबारा बताता हूं, सेल्स डिवाइड करती हैं, इलोंगेशन में सेल्स या तो अपनी साइज बढ़ाती हैं या अपनी हाइट बढ़ाती है ना, लेंथ बढ़ाती है, और इसके बाद जो है सेल्स मेच्योर होती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, वो अपने सेल्स में चेंजेस ले आती हैं, ठीक है, और एक नए तरीके की सेल्स में बदल जाती। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप। इसी चीज को आप देखिए रूट टिप से आप समझिए। The constant dividing cells both at the root apex and shoot apex represent the meristematic phase of growth। जहां पर कांस्टेंट डिवीजन हो रहा है, और ये आपको दोनों केसेस में देखने को मिलता है, रूट एपेक्स पे भी देखने को मिलता है और शूट एपेक्स पे भी देखने को। नेक्स्ट, the cells in this region are rich in protoplasm, possesses large conspicuous nuclei। तो यहां पर जो मेरिस्मेटिक जो सेल्स होती हैं, उसकी सेल वॉल बहुत थिन होती है ना, और यहां पर प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इट इज रिच इन प्रोटोप्लाज्म, मतलब ज्यादा मात्रा में, है ना। और कॉन्स्पिक्यूस, लार्ज कॉन्स्पिक्यूस मतलब एक जो है बड़ा न्यूक्लियस आपको बहुत आराम से सेल्स के अंदर दिखाई दे। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, थिन, पतला होता है, थिन होता है, सेल्यूलोज होता है, विथ एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्शन, सेल वॉल में तो सब्सटेंसेस जो है वो एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, और ये आपके जो मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल्स होती हैं वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। The cells proximal, just next away from the tip to the meristematic zone, represent the phase of elongation। जैसे ही मेरिस्टेमेटिक जोन से आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि एक ऐसा जोन है जहां पर सेल की साइज बढ़ रही है, इलोंगेट कर रही है, वो आपका फेज ऑफ इलोंगेशन कहलाता है, राइट। तो आप देख सकते हैं पहले आपका जो रूट यहां पर ऐसा था, छोटा सा था, अभी आप देखिए इसके कितने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी, और यहां पर वो आपका ए वाला रीजन बहुत छोटा था, अब ए रीजन देखिए इतना बड़ा हो गया, बी सी डी, राइट। अब हम बात करेंगे ग्रोथ रेट। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, आप एक टाइम में ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं ना, आपने अभी कोई चीज मेजर किया, एरिया मेजर किया, हाइट मेजर किया, फिर उसके बाद टी टाइम, एक गैप रखते हैं टाइम का, आवरली गैप रख लीजिए, डे का रख लीजिए, वीक का रख लीजिए, मंथ का रख लीजिए, आप कोई भी टाइम रख सकते हैं, है ना। तो आप उस यूनिट टाइम में ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ रेट शोज द इंक्रीज दैट इज अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक। आप अर्थमेटिकली
आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, आप जियोमेट्रिकली अर्थ जो ग्रोथ है उसको मेजर कर सकते हैं। The growth rate shows an increase that may be arithmetic and geometrical. In arithmetic growth, following the mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide while the other differentiate into mature. तो आप अर्थमेटिक को फॉलो कर रहे हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएगा। माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो सेल डिवाइड करती है, सेल्स के नंबर इंक्रीज करते हैं। मियोटिक डिवीजन होता है तो वहां पर भी देखते हैं कि 1 से 4 सेल्स बनती है ना, नंबर इंक्रीज कर रही है। तो आपकी पहले एक सेल थी, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हुई। इस तरह के से आपका जो है वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, नंबर गेम। तो यहां पर आपका अर्थमेटिक ग्रोथ आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यू आर मेजरिंग द, कौन सा ग्रोथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, अर्थमेटिक। ठीक है। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लिफाइड बाय रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट, है ना। आप एग्जांपल ये ध्यान रखिए कि अर्थमेटिक ग्रोथ का कौन सा एग्जांपल है। अब यहां पर देखिए, जियोमेट्रिक की बात करते हैं। जाइगोट डिवाइड, जाइगोट डिवाइड होता है तो जाइगोट पहले हमारा डिप्लॉयड होता है, सिंगल सेल का होता है, और वहां पर देखिए पहले सेल डिवाइड करती है और 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, 2 से यहां पर 4, 4 से 8, है ना। इस तरीके से ये सेल बढ़ती जाती है। तो जब आप इसमें नंबर की बात करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक फेज को फॉलो कर रहे हैं, राइट। लेकिन आप उसकी देखिए शेप को, देखिए शेप को जब आप देख रहे हैं तो आप उसके ज्योमेट्रिक फेज की बात कर रहे हैं, राइट। On plotting the length of the organ against time, linear curve is obtained. आप इसको ना प्लॉट कर सकते हैं, जो आपका ग्रोथ हुआ है उसके अगेंस्ट जो है आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कितना ग्रोथ हुआ है, लेंथ आप उसकी मेजर करिए। एक हफ्ते में मेजर किया, फिर नेक्स्ट वीक मेजर किया, फिर थर्ड वीक, फोर्थ वीक, और आप देखेंगे कि उसकी जो है वो लेंथ कैसे बढ़ रही है इन अ टाइम, और टाइम आपका 1 वीक है। तो आपको ना एक कर्व प्राप्त होगा, एक आप कर्व बना लेंगे। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां पर आपको शो किया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार आता है। एल टी, L0 RT। L0 क्या है आपका, L0 जो होता है वो आपका होता है लेंथ एट अ टाइम 0। अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो 0 टाइम है ये आपका। आप उसकी लेंथ को मेजर करिए तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे L0 से। आप 1 वीक का टाइम लीजिए, दोबारा से प्लांट की हाइट को मेजर करिए, और टी जो है यहां पर आपका 1 वीक है, तो आपको जब सेकेंड टाइम आप उसको मेजर करेंगे तो उसको LT से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और फिर आप इसके आर जो यहां पर फॉर्मूला में आ रहा है RT, ये आपके ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। यानी कि पहले अगर हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर थी पौधे की, और आपने 1 वीक के बाद मेजर किया तो कितना किया, 8 हो गया सपोज, तो कितना डिफरेंट हुआ, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पर वीक जो है वो उसकी ग्रोथ रेट है, यानी कि हर वीक जो है वो आपका कितना कर रहा है, 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट वीक आप देखेंगे कि जो है वो जो है 8 से 10 हो गया, फिर 12 हो गया, या 13 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेम हो, तो आप वहां पर एवरेज निकाल लेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो मेजर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। नाउ लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। तो ये तो अर्थमेटिक ग्रोथ की बात हो गई, अब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। सो इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, लैग फेज होता है। स्टार्टिंग में जो जो ग्रोथ होती है ना वो थोड़ी स्लो होती है ना, और बाद में बहुत तेजी से ग्रोथ आप इसमें देखते हैं, इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से होता है। तो इसको जो कहा जाता है, जब ग्रोथ इनिशियल में स्लो होती है तो उसको कहा जाता है ये ग्रोथ का लैग फेज है। लैग मतलब उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा है। और जब ग्रोथ
थोड़े टाइम के बाद बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है तो आप कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल जो रेट है, यानी कि लॉग फेज है या फिर एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ है। अभी हम इसको ग्राफ में भी देखते हैं। So here both the progeny cells following the mitotic cell divide retain the ability to divide and continue to do so. अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि पहले लैग फेज क्यों होता है और बाद में एक्सपोनेंशियल क्यों हो जाता है। देखिए, प्लांट जब बहुत छोटा है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, कम होंगी। सेल स्टार्ट में डिवाइड करती हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाती हैं और कंटिन्यूअस वो बढ़ा ही रही हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल के पास थोड़े नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए। अब जब वो डिवाइड करेंगे तो ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, है ना। शुरुआत में तो नंबर ऑफ सेल्स ऑलरेडी कम थे तो स्लो रेट था, लेकिन जब एक बार नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए और अगेन बढ़ने के बाद वो सेल्स अगेन डिवाइड कर रही हैं तो ग्रोथ तो फिर बहुत तेजी से होगी, ठीक है ना। तो however with a limited nutrient supply the growth slow down leading to a stationary phase। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट आपने दिया है ना वो सारा प्लांट ने यूज कर लिया है ना। तो उस केस में क्या होगा कि ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, एक स्टीडी ग्रोथ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और उसको आप स्टेशनरी फेज से रिप्रेजेंट करते हैं। So if we plot the parameters of growth against time, we get the typical sigmoid S curve shape। आपको S शेप में वो कर्व देखने को मिलता है। देखिए यहां पर ये वाला फेज जो है, यहां तक का जो फेज है वो आपका लैग फेज है। यहां तक का जो फेज है ये आपका एक्सपोनेंशियल है। यहां तक धीरे धीरे स्लो ग्रोथ आप देख रहे हैं, बहुत स्लो हो रहा है, टाइम तेजी से बढ़ रहा है और स्लो हो रहा है। यहाँ पर टाइम जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज। और यहां पर देखिए सारे न्यूट्रिएंट सप्लाई जितने आपने किए थे वो सब प्लांट ने यूज कर लिए। तो अब ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो रहा है, यहां पर स्टीडी ग्रोथ हो रहा है, तो ये फ्लैट हो जाता है। इसको आप स्टेशनरी फेज कहते हैं, राइट। कभी ये ग्राफ बनाकर दे सकता है और ए बी सी पूछ सकता है और इसका रीजन भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन। और इसका शेप देखिए कैसा है, सिग्मोइड शेप या फिर एस शेप, राइट। So a sigmoid curve is a characteristic of a living organism growth in a natural environment। और ये आपका बैक्टीरिया जब ग्रो करता है ना उसमें भी आपको इसी तरीके का ग्रोथ देखने को मिलता है। So it is a typical for cells, tissue, organs of a plant। और देखिए 2015 में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा भी गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आपका जो एक्सपोनेंशियल ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, सिर्फ इस पार्ट को आप लीजिए। देखिए क्या है, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT। क्या है ये, W1 इज द फाइनल साइज, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या है फाइनल साइज, आप उसमें चाहे वेट कंसीडर कर रहे हैं, चाहे हाइट कंसीडर कर रहे हैं, चाहे नंबर कंसीडर कर रहे हैं, राइट। और W0 इनिशियल साइज, बिगिनिंग, है ना। आप जब स्टार्टिंग में ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो स्टार्टिंग में आप लेते हैं वो उस समय आपका W0 होगा, वेट। आर, आर जो यहां पर फॉर्मूले में आ रहा है ई टू दी पावर RT, उसमें आर क्या है, ग्रोथ रेट है। टी जो है उसमें टाइम है। देन व्हाट इज ई, ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, है ना। आप लॉग इसमें लगा रहे हैं तो बेस ई जो है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है। ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो ये पूरा फॉर्मूला है। आप एक्सपोनेंशियल कई कई बार एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि जो एक्सपोनेंशियल जो सिग्मॉइड कर्व होता है आपका ग्रोथ का, उसमें जो एक्सपोनेंशियल फेज है वो किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसी के 4 ऑप्शंस बना सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला
ध्यान में रखें, राइट। अब here R is the relative growth rate and it is also the measure of the ability of the plant to produce the new plant material referred to as efficiency index। तो ये रिलेटिव ग्रोथ देखिए, यहां पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि रिलेटिव ग्रोथ आप कैसे कहते हैं। मैंने कहा था कि आपको छोटे क्लासेस में भी ये बताया होगा ग्रोथ के बारे में। तो वहां पर आप क्या ले सकते हैं, आप एक लीफ लीजिए, प्लांट को अटैच रहने दीजिए उस लीफ को, उसके नीचे एक ग्राफ पेपर रखिए और प्लांट के जो लीफ है उसकी आउटलाइन बना लीजिए, है ना। आउटलाइन बनाइए तो देखिए उसका एरिया आप निकाल सकते हैं, उसका एरिया जो है आप निकाल सकते हैं, कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टी टाइम के बाद, टी टाइम मतलब एक टाइम गैप लीजिए, हफ्ते भर का टाइम गैप ले सकते हैं, महीने भर का टाइम गैप ले सकते हैं, और दोबारा से उसी लीफ को मार्क कर दीजिए, उसी लीफ का एरिया आप दोबारा ग्राफ पेपर पे लेकर बनाइए। पहले एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अभी देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो ये आपका है इस तरीके से। अब उसी तरीके से आप देखिए यहां पर एक काफी मैच्योर लीफ थी, उसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था बाद में, पहले, और बाद में देखिए 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो पहले वाले में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ ज्यादा हो रहा है और दूसरे वाले में कम है। So here the final size W1 depends upon the initial size। जो फाइनल साइज है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप कैसे बता रहे हैं कि कितना हो रहा है। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, यहां पर जो है वो 5 है और यहां पर भी 5 है, 50 और 55 हो गया, यहां 5 से 10 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5। So the exponential growth can be expressed as W1 is equal to W0 ERT। सो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, क्वांटिटी कंपेयर की जा रही है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड बाय इन टू वेज, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज मेजर्ड इन द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, है ना, पूरी ग्रोथ को आप मेजर करते हैं यूनिट टाइम के अंतर्गत। रिलेटिव ग्रोथ रेट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ। आप दो ग्रोथ रेट मेजर करेंगे, पहले इनिशियल और फिर एक टी टाइम के गैप के बाद। ये जो आपका लीफ वाला जो है, ये एग्जांपल है किसका, आपका रिलेटिव ग्रोथ का, राइट। सो रिलेटिव ग्रोथ, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इनिशियल पैरामीटर, एग्जांपल साइज। कंडीशन ऑफ ग्रोथ, देखिए ग्रोथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कंडीशन जो है वो सूटेबल मत प्रोवाइड करिए, जैसी कंडीशन इनिशियल की वैसे ही कंडीशन आपको फाइनल तक रखनी है ना। तो क्या क्या है चीजें कंडीशन फॉर ग्रोथ के लिए, एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, आपको वाटर सप्लाई करना है। वाटर का क्या फंक्शन है, रिक्वायर्ड इन enlargement and the turgidity of cell provide the medium of enzymatic activities needed for the growth। बहुत जरूरी है वाटर। ऑक्सीजन, releasing metabolic energy essential for the growth activity using the cellular respiration। nutrients required by plant for the synthesis of protoplasm, प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीज करना है तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है वही। ऑप्टिमम टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको बनाकर रखना। आप पहली बार जब प्लांट का जो है साइज सपोज मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर है, बाद में आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड ही नहीं किया, टेम्परेचर बढ़ गया और उस समय आप उसका सेकेंड टाइम जो है वो लीफ का एरिया मेजर कर रहे हैं, तो ये जो है वो आपका ग्रोथ रेट प्रॉपर मेजर नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन में आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सेम होने चाहिए, तब आप प्लांट का एक्चुअल ग्रोथ निकाल पाएंगे। अब ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। जब हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के डिस्कशन के स्टार्टिंग में मैंने जब आपको दिखाया था कि प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, द एक्ट ऑफ मैचुरेशन वेयर द सेल्स फॉर्म्ड बाय द एपिकल मेरिस्टम टर्म इनटू द स्पेशलाइज्ड वन टू सर्व एज अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। पहले भी बात हो चुकी है डिफरेंशिएशन की कि एक एपिकल मेरिस्टम सेल्स को डिवाइड करता है,
डिवाइड के बाद इलोंगेट करता है और इलोंगेट के बाद एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स में बदल जाता है, उसको आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। दूसरी बात, differentiated living cell which are living that no longer can undergo division can regain the capacity of it। एक बार जब सेल डिफरेंशिएट हो गई तो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी, जैसे मैरिस्मेटिक सेल डिवाइड करता है ना, वो कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है। वो डिवाइड, अब वो डिवाइड नहीं कर सकता। एक बार जब डिफरेंशिएट हो गया तो वो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल कैन नॉट डिवाइड लाइक मैरिस्मेटिक सेल। लेकिन कई बार ये डिफरेंशिएटेड सेल वापस से अपनी डिवीजन कैपेसिटी को रीगेन करते हैं और डिवाइड करना शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। यानी कि एक बार मेरिस्मेटिक सेल इलोंगेट करके, है ना, देखिए मेरिस्मेटिक सेल, उसकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, डिवाइड की, डिवाइड करने के बाद उसकी प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, डिफरेंशिएट की गई, डिफरेंशिएट की गई तो यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स में चेंज हो गई। ठीक है, अब ये वापस से क्या हो रही है? रिवर्स जा रही है, डी डिफरेंशिएट हो रही है और रीगेन कर ले रही है डिवाइड करने की कैपेसिटी। इस फिनोमिना को आप कहते हैं डी डिफरेंस। ठीक है, दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे आपको, होप, आई होप। Redifferentiation is a process where the de-differentiated cell mature and lose cell division capacity again to serve the specific function। जो आपकी सेल डी डिफरेंशिएट कर गई थी, यानी कि जिसमें अब डिवाइडिंग कैपेसिटी आ गई थी, थोड़े टाइम उसने डिवाइड किया और उसके बाद फिर से उसने अपनी डिवीजन कैपेसिटी को छोड़ दिया क्योंकि अब उसको एक अलग फंक्शन परफॉर्म करना था, राइट? तो अब आप उसको कहेंगे कि ये रीडिफरेंशिएशन हो गया इस सेल का। ठीक है, जनरली देखिए यहां पर सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट को ग्रो किया गया है। कोई भी एक मेरिस्मेटिक सेल्स होती है, वो आप डिवाइड करके उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, वो डिफरेंशिएट करती है। तो देखिए यहां पर पहले एक्सपेंशन हुआ, फिर उसका मैच्योरेशन। मैच्योर होने के बाद वो सेल्स देखिए यहां पर मैच्योर हुई, सारा फंक्शन मेटाबॉलिक फंक्शन करती रही और फिर धीरे धीरे सेनेसेंस हो। सेनेसेंस होने का मतलब कि धीरे धीरे उसके जो वाइटल ऑर्गेनल्स थे वो डिग्रेड होना शुरू हो गए और अल्टीमेटली फिर डेथ। ये एक प्रॉपर फेज है, लेकिन इस प्रॉपर फेज में सेल डिफरेंशिएट होती है, डी डिफरेंशिएट होती है और फिर से रीडिफरेंशिएट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों टर्म। ठीक है, development is a term that include all changes that an organism goes through during its life cycle from germination to the seeds to senescence। आपका डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होता है? पहला आपका जो इस टॉपिक का जो पहला पेज था, वहीं पर मैंने आपको सीड जर्मिनेशन का दिखाया था फिगर, राइट? तो देखिए सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक, है ना, वहां तक ये पूरा फेज आपका डेवलपमेंट फेज। So plant follow different pathway in response to the environment or phases of life to form the different kind of structure। अपने पूरी लाइफ साइकिल में प्लांट जो है डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। आप देखिए एक पौधा जो है वो आप लैंड पर लगाइए और एक पौधा जो है बिल्कुल जो है कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, उसके किनारे लगाइए जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। और एक दूसरा पौधा जो है वो आप कहां पर लगाइए? बिल्कुल लैंड में जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा ना हो। दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, लीफ का स्ट्रक्चर देखिए, है ना। तो यहां पर ग्रोथ जो है आपकी अलग होगी क्योंकि आपने अलग एनवायरनमेंट में दोनों प्लांट को ग्रो किया हुआ है, राइट? सो प्लांट का जो ग्रोथ का जो रिस्पॉन्स होता है वो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, है ना। इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। इसको यहां पर कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं।
है ना। यहां पर देखिए प्लास्टिसिटी आपको हेट्रोफिली का मतलब क्या होता है, फिली मतलब होता है लीफ, और हेट्रो में मतलब होता है अलग अलग। आपको एक ही प्लांट में अलग अलग तरीके के लीफ देखने को मिल रहे हैं। देखिए कौन कौन से वो ऐसे प्लांट है, कॉटन का प्लांट, कोरिएंडर यानी कि धनिया, हम रोज यूज करते हैं ना कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, है ना, ये 3 आपके पौधे हैं। एक बटर कप भी है। देखिए बटर कप के पौधे को जब आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लगाते हैं तो उसकी आप लीफ देखिए कैसी है, देख रहे हैं। इसी बटर कप के पौधे को जब आप वाटर हैबिटेट में ग्रो कराते हैं तब आप इसकी लीफ देखिए, यानी कि लीफ का स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहा है, डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरमेंट में ग्रो कर रहा है। एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो कर रहा है, लैंड पे ग्रो कर रहा है, और एक वाटर में ग्रो कर रहा है। तो देखिए उसके लीफ के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसी लीफ के स्ट्रक्चर में डिफरेंस जो आपको देखने को मिलता है, इस फिनोमेना को कहते हैं हेट्रोफिली। और इस पूरे फिनोमेना को की ग्रोथ जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, इसको आप कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, आपका ये देखिए जुवेनाइल, और ये ना अलग अलग ग्रोथ फे जो है टाइम में भी आपको देखने को मिलता है। लाक्सपर का जो पौधा है, लाक्सपर का जो पौधा है जब जुवेनाइल है, बहुत छोटा है, जुवेनाइल का मतलब है बीबी प्लांट, है ना, बहुत छोटा पौधा है, तो उस समय देखिए उसकी लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है। और वही पौधा जब एडल्ट बदल जाता है, एडल्टहुड में आ जाता है, तो उसकी लीफ का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। So in such plant, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in the mature plant. 21 और 22 में इससे रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको ये फिनोमेना याद करना है, प्लास्टिसिटी, हेट्रोफिली, और किन किन पौधों में आपको ये फिनोमेना देखने को मिलता है। क्यों, अब प्रश्न ये होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पौधा तो एक ही है, उसमें जीन्स भी जो प्रेजेंट है वो सेम होंगे, राइट। So on the other hand, the difference in shape of leaf produced in air मतलब जो terrestrial habitat में grow किया गया है, and those produced in water in the buttercup also represent the heterophilous development due to the environment. अगर ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी लीफ के स्ट्रक्चर में चेंज क्यों हो रहा है। प्लांट जो है, जो आपका बटरकप वाला है, अगर लैंड का प्लांट है तो देखिए इसमें डिसेक्शन है, एयर इसमें से आर पार कर सकती है। अगर ये पूरा लीफ होता तो ये लीफ फट सकते थे, एयर का जो करंट होता है उस लीफ को डैमेज कर सकता था, इसीलिए कंपाउंड लीफ बाद में डेवलप हुए, है ना, विद इन नॉट अ डे, है ना, धीरे धीरे एवोल्यूशन में आपके सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि एयर करंट जो बड़ी लीव्स को टॉर्न कर देते थे, फट जाती थी लीव्स, तो धीरे धीरे लीव्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि कंपाउंड लीफ डेवलप करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहां पर लेमिना बड़ा है, वाटर करंट, वाटर तो बिल्कुल इसके हर जगह से आस पार कर सकता है ना, तो वाटर करंट, अगर ये पूरी लीफ ऐसी होती तो वाटर करंट इस लीफ को ज्यादा डैमेज कर दे। तो इसीलिए लीव्स क्या करती हैं कि अपनी जो लैमिना को थोड़ा बहुत ऐसे, बहुत माइन्यूट, पतला पतला ऐसे रखती है ना, जिससे कि लीव्स डैमेज नहीं होती और इनका वाटर एनवायरनमेंट में भी ये सरवाइव कर जाती। इसी वाटर हैबिटेट में जो प्लांट ग्रो कर रहा है, आप इसको यहां से निकालिए और दोबारा से इसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लगाइए, तो आपको लीव्स थोड़े दिन के बाद जो नई लीव्स निकलेंगी वो ऐसी देखने को। सो दिस फिनोमेना ऑफ हेट्रोफिली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न भी आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये हमारे चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर सिंपल molecules of diverse chemical composition. Interestingly, the discovery of each of the 5 major group of plant growth regulators have been accidental. जितने भी आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, पांचों पांचों की डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई है, कोई सोच समझ के इसकी डिस्कवरी नहीं की गई है, राइट। वो कुछ जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कुछ काम कर रहे थे और उसको उनको लगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है ना,
और फिर जब उसकी उन्होंने खोज की तो पता चला कि यहां पर तो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हार्मोन्स हैं, प्लांट में पाए जाते हैं हार्मोन, राइट? तो सारे प्लांट ग्रोथ की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल है. सो एट दिस started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they were observed that coleoptile of canary grass respond to the unlimited illumination by growing towards the light source that is called as phototropism. तो यहां पर देखिए जो चार्ल्स डार्विन और उनके जो बेटे थे फ्रांसिस डार्विन, ये जो है ना कोलियोप्टाइल को, कैनरी ग्रास होती है उसका कोलियोप्टाइल को लेकर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो देख रहे थे कि बार बार जो ये जो इसका कोलियोप्टाइल है, लाइट जिधर से आ रही है उधर की तरफ मूव कर जा रहा है. इट इज शोइंग द फिनोमेना फोटोट्रोपिज्म, राइट? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके कट कर दिया. जब ये कट कर दिया तो देखा कि अब ये आगे की तरफ मुड़ नहीं रहा है, स्ट्रेट है, वो बिल्कुल लाइट है लेकिन ये टर्न नहीं हो रहा है, राइट? Now, after a series of experiments, it was concluded that tip of the coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. The plant growth regulator can be broadly divided into two groups of plant growth promoter, auxin, gibberellin, cytokinin, and plant growth inhibitor, abscisic acid. वापस आते हैं इस पर्टिकुलर फिनोमेना के. तो देखिए यहां पर इन्होंने दोबारा से, है ना, यहां पर ऑक्सिन लगाया और देखा कि ये फिर से इसकी तरफ ग्रोथ शुरू हो गई, राइट? तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सिन यहां पर जो है उसकी वजह से जो है ये आपका कोलियोप्टाइल जो था वो लाइट की तरफ मुड़ रहा था, लाइट की तरफ बेंड हो रहा था. ठीक है? आपके जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पाए जाते हैं उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. एक जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, राइट? और दूसरे जो हैं वो आपके क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. तो दो ग्रुप बन गए. एक जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, उसमें आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स आते हैं. और दूसरा हार्मोन्स का ग्रुप जिसमें कि प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, कम करते हैं, उसमें आपके क्या आते हैं, एब्सिसिक एसिड. सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले हार्मोन की, ऑक्सिन के बारे में. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माइक को ऑफ करें. थैंक यू. ऑक्सिन इज कॉमनली नोन एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड. अगर आप इसके केमिकल को एनालाइज करें ना, केमिकल जो ऑक्सिन है, तो देखिए क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA शॉर्ट में इसको बोला जाता है. एंड इट इज प्रोड्यूस्ड एट द स्टेम एंड रूट एपेक्स. कहां कहां देखिए डेवलप हो रहा है, स्टेम के एपेक्स पे और रूट के एपेक्स पे. ठीक है? Auxin was isolated by F.W. Wendt from the tips of coleotypes of oat seedling. ओट के पौधे की जो सीडलिंग्स थी उसके कोलियोप्टाइल से F.W. Wendt ने ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट किया था और एक्सट्रैक्ट करके फिर उसके इफेक्ट्स को देखा. ऑक्सिन was first isolated from the human urine. ह्यूमन यूरिन में भी ऑक्सिन पाया जाता है. ऑक्सिन लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड. देखिए ऑक्सिन जो है आपका सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं मिलता, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड के फॉर्म में नहीं मिलता, आपका इंडोल ब्यूटायरिक एसिड के फॉर्म में भी मिलता है. और ये दोनों फॉर्म IAA और IBA आपके प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं. ये दोनों फॉर्म आपके प्लांट में पाए जाते हैं, राइट? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D NAA and 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid are synthetic oxygen. यानी कि इसको केमिकली बनाया गया है. ये नेचुरल आपका ऑक्सिन नहीं है, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, राइट? ये दोनों नेम आपको याद होने चाहिए. कई बार इसी के ऊपर प्रश्न भी आ सकता है. हॉर्टिकल्चर में देखिए इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है. मेन ऑक्सिन फंक्शन. अब ऑक्सिन के फंक्शन क्या क्या है उस पर एक नजर डालते हैं. सेल डिवीजन. ऑक्सिन जो है सेल को डिवाइड करने में हेल्पफुल है.
सेल एनलार्जमेंट, सेल को एनलार्ज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। फ्रूट फॉर्मेशन, ऑक्सिन होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। सेनेसेंस और एब्सिशन। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो सीड्स नहीं होंगे। और ऐसे फ्रूट की जो कमर्शियल वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो खाने में आपको परेशान नहीं करते हैं, है ना। सीड्स नहीं होगा तो आप बहुत आसानी से उसको च्यू कर सकते हैं। पहले ग्रेप्स में सीड्स आते थे, तो सोचिए ग्रेप्स को खाना कितना मुश्किल होता होगा, है ना। अब जो ग्रेप्स आते हैं वो कैसे, उसमें सीड्स नहीं होते, राइट। एपिकल डोमिनेंस, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि एपिकल डोमिनेंस फिनोमिना जो होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? आपका ऑक्सिन की, क्योंकि आपको पता है कि शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे ऑक्सिन जो है वो पाए जाते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस जो है वो आपका ऑक्सिन की वजह से है। पार्थेनोकार्पी ध्यान रखना है आपको, एब्सिशन, सेनेसिसन, इन सभी जो है, जो यहां पर फंक्शंस हैं, वो सभी ऑक्सिन की वजह से हुए। The term auxin applied to indole 3 acetic acid and to other natural and synthetic compound having certain growth regulating properties. So they are generally produced by the growing apices, जो भी growing टिप है उस पे ये प्रेजेंट होंगे, चाहे वो स्टेम का ग्रोइंग टिप हो, चाहे वो रूट का टिप हो, राइट। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन, और यहां से वो माइग्रेट करके जहां इनका एक्शन लेना होता है ये वहां पर पहुंचते हैं, राइट। Auxin like IAA and indole butyric acid have been isolated from the plant. Plant से ये दोनों नेचुरल हैं, है ना, ये दोनों नेचुरल आपके ऑक्सिन हैं। तो प्लांट से इसको आइसोलेट करके देखा गया है, प्लांट से इसको जो है वो आइसोलेट किया गया है। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D, ये आपके सिंथेटिक ऑक्सिन है। All these auxin have been used extensively in the agriculture and horticultural practices. Horticulture practices क्यों किया जाता है? क्योंकि horticulture क्या है? आप अपने बगीचे में फलों का उत्पादन करते हैं, वो horticulture है, राइट। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, जब आप ऑक्सिन का स्प्रे कर देते हैं तो आपका फ्रूट फॉर्मेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और फ्रूट्स में सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, और ऐसे फ्रूट्स की जो है मार्केट वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाती है, किसानों को बहुत फायदा होता है। सो दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। आपको याद होगा कि आपके जो रोज प्लांट होते हैं, रोज प्लांट में जो है आप उसकी रोज की कटिंग लगाते हैं, आप थोड़ा ऑक्सीजन में उसको डिप कर दीजिए और देन उसको सो करिए सॉइल में। देखिए रूट जो है वो बहुत तेजी से डेवलप होंगी। जिस भी कटिंग प्लांट में रूट जल्दी डेवलप होती है, तेजी से डेवलप होती है, वो प्लांट जल्दी स्टैब्लिश करता है, राइट। सो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। और प्लांट प्रोपेगेशन में देखिए इसका काफी इस्तेमाल किया, जहां पे भी आप स्टेम की कटिंग लगाते हैं, राइट। सो ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, पाइनएप्पल्स के केस में देखिए कुछ कुछ प्लांट में ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, प्लांट का नाम लेकर पूछा गया। जैसे पाइनएप्पल के प्लांट में जो है वो कौन सा हार्मोन जो है वो फ्लावरिंग इनिशिएट करता है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग वाला हार्मोन नहीं है, लेकिन पाइनएप्पल, पर्टिकुलर पाइनएप्पल के केस में जो है वो ऑक्सिन फ्लावरिंग प्रमोट करता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ऐसे पॉइंट के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2,4-D is a synthetic oxygen used to destroy weeds. Very very important point. 2,4-D आपका जो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इसको जब आप स्प्रे करते हैं ना तो आपके क्रॉप के प्लांट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉप के प्लांट के साथ साथ जो आपके वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स जो हैं, वो जो कंपीट कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो कंपटीशन किसके लिए कर रहे थे वो वीड्स? वो कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स के लिए। सॉइल से न्यूट्रिएंट सारा वो ले लेंगे तो आपके क्रॉप के प्लांट्स को क्या मिलेगा? आप वीडी साइड से
जो स्प्रे करने के बजाय आप 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सीजन को स्प्रे करेंगे तो वीड सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके क्रॉप के प्लांट्स के ऊपर कोई निगेटिव इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ने वाला, राइट। अब ये देखिए यहां पर एक टेबल है, कुछ नेचुरल आपके यहां पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, कौन कौन से नेचुरल आपके ऑक्सीजन होते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड फेनिल एसिटिक एसिड। दो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, दो यहां पर अलग से भी मेंशन। और आपके देखिए सिंथेटिक वाले कौन कौन से हैं। 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको कॉमनली 2,4-D के नाम से जाना जाता है। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये दोनों आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। और एक और यहां पर देखिए पाया जाता है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिफ्थ कार्बन पे भी देखिए आपका क्या जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो जाता है 2,4,5-T। ये भी आपका सिंथेटिक वाला ही ऑक्सीजन। So oxygen helps to prevent fruit and leaf drop at early stages, but promote the abscission of older mature leaves and the fruits. जो पुराने फल हैं, जो पुराने लीव्स हैं, उनमें एब्सिशन लेयर कॉज करता है। इसीलिए देखिए वहां पर जब फंक्शन पूछा गया था तो वहां पर एब्सिशन भी आ रहा था। एब्सिशन कहां पर करता है, जो ओल्ड लीव्स हो गई हैं उसकी जरूरत नहीं है, उसको पौधों से झड़ जाना बेटर है ना। तो एब्सिशन लेयर जब डेवलप होती है तो जो लीव्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो उसके पौधे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो एब्सिशन लेयर वहां पर है, लेकिन ये जो आपके न्यू फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं, नई लीव्स जो निकल रही हैं, उसके ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। और जो ओल्ड लीव्स हैं, ओल्ड फ्रूट है, उसको देखिए पौधों से, पेड़ों से अलग कर रहे हैं। In most higher plant, the growing apical bud inhibit the growth of the lateral axillary buds and phenomena is called as apical dominance. ये हार्मोन क्या करता है हायर प्लांट्स में, एपिक्स पे पाए जाने वाले जो है ना, द ग्रोथ एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बड। जब तक आपके एपिक्स पे जो बड है वो प्रेजेंट होगा तो एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो नहीं डेवलप, एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो नहीं निकले, यानी कि ब्रांचिंग नहीं होगी, प्लांट हाइट में बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस है, ऑक्सिन हार्मोन की डोमिनेंसी आपके एपिक्स पे देखी जा रही है, इस वजह से ऐसा। रिमूवल ऑफ शिप शूट टिप डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। लेकिन यही अगर आप एपिक्स के टिप को जो है वो कट कर दीजिए, तोड़ दीजिए वहां से, तो आप देखेंगे कि एक्सिलरी बर्ड्स बहुत तेजी से डेवलप करना शुरू हो जाएंगी, प्लांट्स में जो है वो बुशी अपीयरेंस आ जाएगा। ऐसा जो है वो चाय के बागानों में किया जाता है, जहां पर टी ग्रोथ होती है ना, वहां पर ऐसा किया जाता है, क्योंकि आपको टी की लीव्स चाहिए। अगर सिर्फ प्लांट जो है वो एपेक्स पे ग्रोथ होता जाएगा तो ये आपकी जो बुश डेवलप नहीं हो पाएगी, लीव्स ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी और आपको लीव्स ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन चाय के बागानों में तो आपको क्या चीज कैप्चर करना है, क्या चीज तोड़ के रखना है, लीव्स। तो आप क्या करते हैं, उस प्लांट के एपेक्स को तोड़ देते हैं, तो जो एक्सिलरी जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ ज्यादा होने लगती है, एक्सिलरी बड्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से होती है। So it is widely applied in the tea plantation hedge making. बुश अपीयरेंस लाना है, हेज बनाना है, घना करना है उसको। तो घना जब होगा तभी तो ज्यादा लीव्स मिलेंगी और तभी आपकी चाय का उत्पादन भी बढ़ेगा, राइट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न। तो द मेन एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन आर, देखिए अब पूछा जाएगा कि मेन एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए रूट का इनिशिएशन करता है, इसीलिए कटिंग्स में रूट में इसको यूज किया जाता है। वीड कंट्रोल करता है, फोटोट्रोपिज्म करता है, जियोट्रोपिज्म करता है, स्टोरेज एंड स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट्स, इसी की वजह से ये इसके मेन एप्लीकेशन। Avena curvature test and the root growth inhibition are bioassay for the examining auxin activity. कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सिन एक्टिविटी जो है वो किस पर्टिकुलर टेस्ट इसके लिए किया जाता है। तो देखिए एक एवीना कर्वेचर टेस्ट जो सबसे पहले वाले उसमें मैंने बताया था ना
कि कोलियोप्टाइल को लेकर जो आप करते हैं कि फोटोट्रोपिज्म फिनोमेना शो करता है, वो आपका एवीना कर्वेचर टेस्ट था। इसी तरीके से ग्रोथ इनिबिशन भी किया जाता है, रूट ग्रोथ इनिबिशन भी किया जाता है। ये इसके बायो एसी है। बायो एसी का मतलब होता है टेस्ट करना कि ये हार्मोन कहां पर प्रेजेंट है ना, इसको कहा जाता है बायो एसी। तो ऑक्सिन की बायो एसी एवीना कर्वेचर टेस्ट और रूट ग्रोथ इनिबिशन के द्वारा की जाती है। अब हम बात करेंगे अपने अगले हार्मोन की, जिब्रेलिन्स की। जिब्रेलिन्स आर द प्रमोटर, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, और ये प्रमोट करता है। एंड इट इज मोर देन 100 फॉर्म्स, 100 से ज्यादा तरीके के जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं पौधों में। So they are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. जिब्रेलिक एसिड इज मोस्ट कॉमन वन, और ये बहुत कॉमन है प्लांट्स में। ई कुरोसावा, जापानीज साइंटिस्ट थे ये, आइडेंटिफाइड जिब्रेलिन प्रेजेंट इन द फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजिकुराई, है ना, एक फंगल पैथोजन था, और उन्होंने क्या किया कि उसके एक्सट्रैक्ट को निकाला और दूसरे पौधों के ऊपर डालकर देखा, तो वो पौधा जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया। तो उन्होंने कहा कि इस फंजाई में ना कोई एक ऐसा चीज है जो कि हाइट को बढ़ाता है। सो बैकनी और फुलिश राइस सीडलिंग डिजीज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द जापानीज फार्मर्स। तो ये दो बीमारियां होती हैं जिब्रेला फुजिकुराई से, बैकनी डिजीज और फुलिश राइस सीडलिंग डिजीज, ये दोनों इसी आपके फंजाई से होती है। सो द मेन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स आर लीफ एंड स्टेम ग्रोथ, ये लीफ और स्टेम के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन। ये और भी काम करते हैं, जैसे वर्नलाइजेशन, सेक्स एक्सप्रेशन, पार्थेनोकार्पी, सीड जर्मिनेशन, dwarf shoot. The main application of gibberellins are dormancy, etulation, and flowering. Dwarf P maize test synthesis of alpha amylase and proteases in germination grains of the cereals are the biopsy of germination. देखिए वहां पे अवीना कर्वेचर टेस्ट था ना ऑक्सिन के लिए, यहां पर क्या है, यहां पर आपका मेज का टेस्ट किया जा रहा है, डॉर्फ पी प्लांट में टेस्ट किया जा रहा है फॉर व्हाट, फॉर अल्फा एमाइलेज। ये एल्यूरॉन की जो लेयर होती है ना, अल्फा एमाइलेज वहां से निकलता है, एंड प्रोटीएजेस जो एंजाइम है, ये आपके जर्मिनेटिंग ग्रेन्स और सीरियल के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये बायोएसी इसकी जिब्रेलिन्स के लिए इस तरीके से की जाती है। ऑल जिब्रेलिक आर एसिडिक, देखिए नाम ही है जिब्रेलिक एसिड, तो ये एसिडिक ही होगा। So they produce a wide range of physiological responses in plant. क्या क्या physiological responses है plant में इसके? Their ability to cause an increase in the length of axis is used to increase the length of the grape stalks. आपके जो plants हैं, जिसपे भी आप जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे ना, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो देखिए ग्रेप्स के स्टॉक के ऊपर जो है वो इसका स्प्रे किया जाता है ताकि ग्रेप्स का पौधा ज्यादा से ज्यादा लंबा हो जाए। Gibberellins cause fruits like apple to elongate and improve its shape. जिब्रेलिन का देखिए जो एप्पल के ऊपर जब आप स्प्रे करते हैं ना, तो एप्पल का एक प्रॉपर शेप आता है, वो देखिए जिब्रेलिन की वजह से। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, ये देखिए वहां पर सेनेसेंस प्रमोट कर रहा था ऑक्सिन, यहां पर सेनेसेंस को डिले कर रहा है, रोक रहा है। Thus, the fruit can be left on the tree longer so to expand the market period, है ना। मार्केट अभी क्या होता है कि कम प्राइस में अभी फ्रूट्स बिक रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद फ्रूट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जो आपके फ्रूट्स ट्री पर लगे हुए हैं उनको लगे रहने देना चाहिए हमें। जब बढ़ेगा मार्केट तो हम इसको प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे, है ना। सो किस हार्मोन की यहां पे जरूरत है, जिब्रेलिन्स, क्योंकि यहां पर ये क्या करते हैं, दे डिले द सेनेसेंस, ये आपके फ्रूट्स को जल्दी जो है वो पकने नहीं देंगे, वो एज इट इज बहुत टाइम तक जो है वो एज इट इज उसको रखे रहेंगे पेड़ों पर, ठीक है। जिब्रेलिक
acid is used to speed up the malting process in the brewing industry, है ना? हमारी जो ब्रेवरी इंडस्ट्री होती है ना, लिकर इंडस्ट्री, वहां पर माल्टिंग प्रोसेस की जाती है, तो वहां पर भी देखिए जिब्रालिक एसिड का यूज किया जाता है, वो माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है। शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स। अब देखिए शुगर केन का पौधा जो है वो शुगर कहां पर होता है, उसमें शुगर केन के पौधे में, उसके स्टेम में। अगर स्टेम जितना लंबा होगा उसमें शुगर उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, राइट? तो यहां पर भी देखिए इसका यूज देखा गया। सो स्प्रेइंग शुगर, देखिए एक एस्टिमेट भी निकाला गया है। स्प्रेइंग शुगर क्रॉप विद द जिब्रेलिन्स इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम, thus increases the yield by as much 20 tons पर एकड़। एक साल जो है आपका बिना जिब्रेलिन का स्प्रे किए जो है वो 100 टन्स आपका, जितना भी, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्रॉपलैंड है और आपने उस पे शुगर केन जो है वो ग्रो किया है, तो आपका इस साल बिना जिब्रेलिन का स्प्रे किए हुआ है 100 टन पर एकड़ जो है आपकी पैदावार हुई है शुगर केन। अगले साल आप थोड़ा सा एक टेक्निक का इस्तेमाल करिए, जिब्रेलिन का जरा स्प्रे कर दीजिए, 120 130 पहुंच सकता है वो। ये जो 20 और 30 टन का बढ़ोतरी हुई है वो किसकी वजह से हुई है? जिब्रेलिन्स की वजह से, क्योंकि हर आपका शुगर केन का पौधा लेंथ वाइज बढ़ जाएगा और उसमें शुगर का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो आपको शुगर की जो है ज्यादा मात्रा मिलेगी। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, कॉनिफर ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, विद जिब्रेलिन hastens the maturity period, thus leading to the early seed production. Gibberellin also promote bolting, internode elongation just prior to the flowering. फ्लावर होने से पहले ही उसका इंटरनोड वाला रीजन लंबा हो जा रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बोल्टिंग। और कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा है, बोल्टिंग हार्मोन किसको कहते हैं? बोल्टिंग हार्मोन इज जिब्रेलिन, राइट? तो आपको बोल्टिंग का मतलब समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है? सो बोल्टिंग इन बीट, कैबेज एंड मेनी प्लांट विद रोसेट हैबिट। रोसेट हैबिट का मतलब होता है कि जिसमें इंटरनोड बहुत ही कम हो, बिल्कुल एकदम उसके सारे लीव्स जो है वो एक साथ आपको दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही आप इस पे जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं उसका इंटरनोड जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब इंटरनोड बड़ा होना शुरू हो जाता है तो आपके प्लांट की हाइट बढ़ जाती है। ये आपका बोल्टिंग फिनोमेना। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, साइटोकाइनेंस। Cytokinin have the specific effect on the cytokinesis and were discovered as a kinetin, a modified form of adenine। देखिए ये adenine का modification है, kinetin, राइट? और ये आपके हेरिंग स्पर्म डीएनए में भी आपको ये देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म आर, साइटोकाइनिन का जो फॉर्म है देखिए क्या है, प्लांट में के केस में जो हमें मिलता है वह जियाटिन एंड काइनिन। दे आर मेनली मेड इन रूट्स, रूट्स में ये ज्यादा बनते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन आर, साइटोकाइनिन के जो मेन फंक्शन है उनको देख लेते हैं। सेल डिवीजन इसका मेन फंक्शन है, सेल इलोंगेशन भी ये कराता है, मॉर्फोजेनेसिस करता है, एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को एक्युमुलेट करके रखता है, फ्लावरिंग, सेक्स एक्सप्रेशन एंड पार्थेनोकार्पी, ठीक है? द मेन एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन इज ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस एंड रेजिस्टेंस। ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है और रेजिस्टेंस भी प्लांट में लेकर आता है। Tobacco pith cell division and chlorophyll preservation retention test are the bioassay of cytokinin। देखिए साइटोकाइनिन की बायोएसी की गई थी किसके द्वारा? टोबैको पिथ सेल डिवीजन में और क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन रिटेंशन में। ये दोनों जो है आपको याद रखना है कि ये साइटोकाइनिन की जो है वो बायोएसी इसके द्वारा की। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, है ना? द मेन फंक्शन ऑफ इथाइलिन आर, इथाइलिन के फंक्शंस देखते हैं। प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट, देखिए उल्टा काम कर रहा है,
अभी तक जो है वो सेनेसेसेंस और एब्सिशन को रोका जा रहा था, हालांकि ऑक्सिन करता है, लेकिन ऑक्सिन पुराने लीव्स और फ्रूट्स में करता है ना, ये प्रमोट करते हैं सेनेसेसेंस एंड एब्सिशन को। देखिए जब होता क्या है कि जब प्लांट जो है वो एडवर्स कंडीशन आ जाती है, एक्सट्रीम कंडीशन आती है, तो प्लांट क्या करता है, अपनी मेटाबॉलिक कंडीशन को पूरा रोक देता है। तो रोकता है कैसे? अपनी सारी लीव्स को खुद ही जो है अपने शेड ऑफ कर देगा अपने ब्रांचेस से। तो वहां पर देखिए सेनेसेंस जो फिनोमेना है वो यहां पर आता है, आपका एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर ये जो इथाइलिन हार्मोन है उसकी आवश्यकता है। इट ऑल्सो ब्रेक द सीड एंड बड डोरमेंसी, जो डोरमेंट कंडीशन में आपके सीड पड़े हुए हैं, जो बड जो है डोरमेंट है, सो रहा है, उसको ये जो है वो ब्रेक करते हैं, इस डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। इनिशिएट जर्मिनेशन इन द पीनट सीड्स, पीनट सीड में स्पेसिफिकली ये जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, आपने देखा होगा ना, पोटैटो को ट्यूबर से हम नया पौधा बनाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो वहां जो स्प्राउट्स, उससे नया जो आइज में से एक नया स्प्राउट्स निकलता है ना, उसके लिए भी इथाइलिन हार्मोन की आवश्यकता। Promotes rapid internode petiole elongation in deep water rice plants. Ethylene is highly effective in fruit ripening. और एक अगर आपका जो फ्रूट राइपन है उसके बगल में आप अनराइप फ्रूट रख दीजिए, तो देखेंगे कि बहुत तेजी से वो भी जो है वो राइप हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक गैस निकल रही है, हाइलीन, और वो जो है आपके अनराइप फ्रूट को भी क्या कर रही है, राइपन कर। इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। फ्रूट जो आपका राइप हो रहा है उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट काफी बढ़ जाता है, एंड दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक। इसको कहा जाता है, फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ोतरी होती है ना, उस फिनोमिना को कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक। आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक जो है फिनोमेना जो है वो किस हार्मोन से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। इथेफॉन, इथेफॉन जो है ये कमर्शियल फॉर्म में आपको मार्केट में इथाइलिन जो है वो प्रेजेंट है। इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन, हास्टेन्स फ्रूट राइपनिंग इन द टोमेटोज एंड एप्पल्स, एक्सेलरेट एब्सिशन इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना। तो ये हम आपके हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हैं। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर्स देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड। जितना ज्यादा फीमेल फ्लावर होगा उतना ही ज्यादा तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो कुकम्बर्स के केस में जो है ये फीमेल फ्लावर ज्यादा बनाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि देखिए ये कुकरबिटा का है, कुकरबिटा पौधा फैमिली का है ये पौधा आपका कुकम्बर, और इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पाए जाते हैं। फीमेल फ्लावर ज्यादा बनाता है ना, ये इथाइलिन अगर स्प्रे कर दीजिए तो फीमेल फ्लावर ज्यादा बनेंगे, और फीमेल फ्लावर ज्यादा बनेंगे तो फ्रूट्स भी फीमेल फ्लावर से ही बनते हैं, है ना, ओवरी से ही फ्रूट बनता है, राइट। तो इससे आपकी ईल्ड, पैदावार जो है वो कुकम्बर की बढ़ जाएगी। इथाइलिन ब्रेक सीड एंड द बड डोरमेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउट्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ये पहले भी आपको बताया जाता है। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस प्लांट। इसके ऊपर प्रश्न आया, डीप वाटर राइस प्लांट, कुछ वाटर जो आपके राइस के प्लांट है ना, जहां पर आपका शैलो वाटर होता है वहां पर भी ग्रो कर दिया जाता है, क्योंकि राइस प्लांट्स को जो है वो ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है ना। तो यहां पर देखिए इथाइलिन का काम है, ये इंटरनोड को बढ़ाता है, पिटियोल के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहां पर, आपके जो डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं उनमें। It helps leaves upper parts of the shoot to remain above water. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plants to increase their absorption surface. ज्यादा से ज्यादा रूट हेयर्स डेवलप कराता है, जिससे कि ये न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर सके। अब हम बात करेंगे लास्ट अपने हार्मोन की, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अभी तक हार्मोन
हमारे ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, ये एक इनहिबिटर है। सो एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। देखिए जब स्ट्रेस कंडीशन आती है ना तो स्टोमेटा को क्लोज होना चाहिए। स्ट्रेस कंडीशन एक तरह का, देखिए जब हीट ज्यादा है तो उस टाइम अगर स्टोमेटा खुलेंगे तो सारा वाटर लॉस हो जाएगा प्लांट का, और प्लांट जो है वो विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा, है ना। सो स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट्स टू द वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। हालांकि ये इनहिबिटर होते हुए भी देखिए प्लांट्स की हेल्प कर रहा है स्ट्रेस कंडीशन में, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एब्सिसिक एसिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट। सीड फॉर्मेशन में देखिए हेल्प कर रहा है, मैच्यूरेशन में, डोरमेंसी में, फ्लावरिंग, रूटिंग, पार्थेनोकार्पी और फेमिनाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो इनहिबिटर होते हुए भी देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। जो काम जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड उसको इनहिबिट करता है। अब आप कहेंगे कि ये तो प्लांट के लिए फायदेमंद नहीं है। नहीं, ये प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये अपना काम कब करता है? ये अपना काम तब करता है जब प्लांट स्ट्रेस में हो, जब प्लांट के लिए जो है कंडीशन फेवरेबल नहीं हो, तो प्लांट को बचाने के लिए वो क्या करता है? सारे उल्टे काम करता है, जिससे प्लांट जो है अभी अपने सारी एक्टिविटीज को कम कर दे और अपने आप को इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में बचा सके। राइस सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिशन इज द मेन बायोएसी ऑफ एब्सिसिक एसिड। देखिए ये इसका जो है बायोएसी, आपको ये पॉइंट याद रखना है। सारे प्लांट हार्मोन्स के जो बायोएसी है वो एक जगह आप लिखकर याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बनता है ना। एक तरफ लिस्ट वन में हार्मोन्स लिख सकता है और दूसरे लिस्ट में उसकी बायोएसी लिख सकता है और आपको मैच करने के लिए दे सकता है ना। देखिए सीड्स विद जर्मिनेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोब्लास्टिक सीड। ऐसे सीड जो लाइट के प्रेजेंस में ही जर्मिनेट करते हैं, उस सीड को आप कहते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स। ऑक्जेनोमीटर इज मेंट फॉर द ग्रोथ एक्टिविटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अमीनो एसिड, अब ये देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स है, कुछ थोड़ा हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी का भी पॉइंट है यहां पर। अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स, इंडोल एसिटिक एसिड। आपका जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन है ना, उसी से देखिए आपका इंडोल एब्सिसिक एसिड बनाया जाता है, ऑक्सिन का फॉर्मेशन। A genetically dwarf plant can be converted into tall plant by the use of 2,4-D। जो जेनेटिकली डॉर्फ पौधा है उसको आप टॉल बना सकते हैं 2,4-D का स्प्रे करके। जिंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। साइटोकाइनिन हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को ये जो है वो रोकता है, नेगेटिव इफेक्ट है। अमीनो एसिड मैथ्योनिन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। देखिए इथाइलिन जो है वो आपके अमीनो एसिड मैथ्योनिन से बनाए जाते हैं। और रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट जो है वो परटेन्स डिले ऑफ सिनेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ नीट क्वेश्चंस को डिस्कस करके यहां पर। सो पहला प्रश्न हमारा यहां पे, द एवीना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायोएसी ऑफ। देखिए मैं उस टाइम भी आपको बता रहा था ना कि बायोएसी से रिलेटेड काफी प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो देखिए 2016 में आया हुआ ये प्रश्न है कि एवीना कर्वेचर जो है वो बायोएसी किस पर्टिकुलर हार्मोन से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। ए एब्सिसिक एसिड, बी जिब्रालिक एसिड, सी इंडोल एसिटिक एसिड एंड डी इथाइलिन। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं और फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है।
आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। ये हमारा प्रश्न था कि एवीना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायोएसी ऑफ। एवीना कर्वेचर जो है वो आ, किस पर्टिकुलर हार्मोन के बायोएसी के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी हमारा इंडोल एब्सिसिक एसिड। Auxin has been clearly demonstrated in the leaf sheath or the coleoptile of oat plant Avena sativa। है ना, जो हमारा ओट का प्लांट है, देखिए उसका साइंटिफिक नेम है एवीना, इसी से बना है आपका एवीना कर्वेचर। जो इसके कोलियोप्टाइल होते हैं, रूट के जो कोलियोप्टाइल होता है वो जो है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, लाइट की। लीफ शीथ और कोलियोप्टाइल, है ना, दोनों आप ले सकते हैं। तो इसको लेकर जो है टेस्ट किया गया, तो देख रहे थे कि बार बार जो है वो लाइट की तरफ मुड़ रहा है। उसके टिप को काट दिया तो लाइट की तरफ मुड़ना बंद हो गया। इसका मतलब कि इसके टिप पर कोई पॉइंट है, कुछ चीज है जिसकी वजह से ये बार बार जो है वो लाइट की तरफ जो है वो मूव कर रहा था। सो दिस प्लांट कोलियोप्टाइल हैज बीन यूज्ड टू टेस्ट ऑफ हार्मोन। और इस हार्मोन के टेस्ट के लिए ना, देखिए इस पर्टिकुलर जो ये पूरा फिनोमेना है एवीना कर्वेचर जो बन रहा था, उसको इस पर्टिकुलर हार्मोन को पता करने के लिए यूज किया गया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बायोएसी। जब आप किसी हार्मोन्स के टेस्ट को करते हैं कि ये हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कौन सा केमिकल यहां पर प्रेजेंट है, तो उसको बायोएसी कहते हैं। तो देखिए ऑक्सिन के लिए जो आपका बायोएसी किया गया था उसका क्या नाम है, एवीना कर्वेचर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of। 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं इस प्रश्न के लिए क्या क्या है। ए इथाइलिन, बी ऑक्सिन्स, सी जिब्रालिक एसिड एंड डी साइटोकाइनेंस। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न था कि फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। किस हार्मोन के एप्लीकेशन से आप लीफ ड्रॉप, है ना, अर्ली स्टेजेस में प्रिवेंट कर सकते हैं, फ्रूट और लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सिन्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Auxin can prevent premature fruit and leaf drop abscission at early stages। अर्ली स्टेजेस में एब्सिशन लेयर अगर नहीं बनेंगी तो आपका जो लीफ है और फ्रूट है वो ट्री से जो है वो अलग नहीं होगा, प्री मैच्योर अलग नहीं होगा। तो इसके लिए जो है वो ऑक्सिन का यूज किया जाता है। सो दे मेंटेन द कनेक्शन बिटवीन द फ्रूट्स, लीव्स एंड द प्लांट by delaying the formation of the abscission layer, thereby preventing the premature drop। तो यहां पर जो आपके एब्सिशन की जो लेयर बनती है ना, उसके बनने को ये क्या करते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और इससे जो आपके फ्रूट्स और लीव्स हैं वो अपने ट्री से अलग नहीं होते। एंड दिस इज व्हाई द सिंथेटिक ऑक्सिन आर ऑफन यूज्ड कमर्शियली टू प्रिवेंट द प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन द ऑर्चर्ड्स। और इसीलिए सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज किया जाता है ऑर्चर्ड्स में, बगीचों में, है ना, जिससे कि वो लीव्स के और फ्रूट्स के प्री मैच्योर जो है उनके अलग होने से, ट्री से अलग होने के प्रोसेस को वो रोक सके। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर। पाइनएप्पल प्लांट्स
में फ्लावर प्रोड्यूस होने में काफी टाइम लगता है. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plant throughout the year to increase the yield? लेकिन आप दो पर्टिकुलर हार्मोन के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं पाइनएप्पल प्लांट में, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग करे, फ्लावरिंग को प्रमोट करे, और फ्लावरिंग ज्यादा होगी तो उसके यील्ड में बढ़ोतरी होगी. ठीक है, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ. तो देखिए ये हमारा प्रश्न था और इसका सही उत्तर है ए, ऑक्सिन एंड इथाइलिन. पाइनएप्पल के केस में जब वहां पर आया था तो उस समय भी मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा ना एक्सेप्शन है ना. तो ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है पाइनएप्पल में, क्योंकि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग होने में, नेचुरल फ्लावरिंग होने में बहुत टाइम लगता है. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और जो है वो प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, तो फ्लावरिंग उनमें जल्दी हो जाती है. और जब जल्दी होती है तो फ्रूट सेट भी जल्दी होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन भी जल्दी हो जाता है, राइट. और इससे हमारी ईल्ड, पैदावार जो होती है वो बढ़ती है पाइनएप्पल. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. A pineapple plant flowers only once and produce one pineapple. एक पौधे में सिर्फ एक पाइनएप्पल बनता है ना. So then it dies, but before it dies it produces offspring. लेकिन डाई होने से पहले वो अपने offspring बनाता है. So auxin and ethylene can be applied to artificially induce flowering in the pineapple to increase the yield throughout the year. और आप ऑक्सिन और इथाइलिन का आर्टिफिशियली स्प्रे करके फ्लावरिंग पाइनएप्पल में पूरे साल करा सकते हैं और उससे पाइनएप्पल की जो है यील्ड भी आप बढ़ा सकते हैं. So applied auxin mimic the action of ethylene by stimulating ethylene formation, and thus ethylene not auxin causes pineapple to flower. So ethylene initiate flowering and synchronizing fruit set in pineapples. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये ध्यान रखना है. अगला प्रश्न हमारा यहां पे, which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनहिबिटरी सब्सटेंस की तरह नहीं काम करता है सीड डोरमेंसी के दौरान? ए, एब्सिसिक एसिड, बी, फिनोलिक एसिड, सी, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी, जिब्रेलिक एसिड. 2020 में आया हुआ ये प्रश्न है. इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. आइए देखते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर को. So which of the following is not an inhibitory substance governing the seed dormancy? डी, जिब्रेलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जिब्रेलिक एसिड ब्रेक द सीड डोरमेंसी. जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए. इट एक्टिवेट सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर. है ना, सीड डोरमेंसी में ये क्या करता है, अल्फा एमाइलेज जो है की सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है. अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है और फिर इससे क्या होता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है सिंपल शुगर में, और ये सिंपल शुगर जो है वो अवेलेबल हो जाती है जो है जर्मिनेशन प्रोसेस.
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem, thus increases the yield of sugarcane crop। बहुत सिंपल प्रश्न है, 2020 में देखिए आया हुआ है और इसके बारे में हमने काफी डिस्कस भी किया था अपने थ्योरी पार्ट में, राइट। तो वहां पर क्या हो रहा है, शुगर केन क्रॉप के ऊपर आप किसी पर्टिकुलर हार्मोन को स्प्रे कर रहे हैं और उससे उसकी लेंथ बढ़ रही है और उससे फिर आपकी शुगर केन की पैदावार यील्ड बढ़ रही है। तो आपको बताना है उस हार्मोन का नाम। ए जिब्रेलिन, बी इथाइलिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी साइटोकाइनिन। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न था और ए जिब्रेलिन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम। जब आप जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं शुगर केन क्रॉप पे तो उसकी लेंथ, स्टेम की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, एंड दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन पर एकड़, और लगभग 20 एकड़ इतनी पैदावार जो होती है शुगर केन की वो बढ़ जाती है। Which one of the following plant does not show plasticity? Plasticity phenomena को भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, किसमें हमें प्लास्टिसिटी फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शंस इस प्रश्न के लिए देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ए कोरिएंडर, बी बटरकप, सी मेज एंड डी कॉटन। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो ये हमारा प्रश्न था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, कौन सा जो हमारा प्लांट है वो प्लास्टिसिटी फिनोमेना को शो नहीं करता। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन, मेज, क्योंकि बाकी जो एग्जाम्पल्स थे वो हमारे जो है वो प्लास्टिसिटी फिनोमेना को शो करते हैं। आपका जो एक्सप्लेनेशन है इस प्रश्न का वो इस प्रकार है। देखिए, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और फेजेस टू द लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। प्लांट जिस एनवायरमेंट में ग्रो करता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, और इसके लिए वो कई बार क्या करता है कि अपने स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर लेता है, क्योंकि अभी एनवायरमेंट थोड़ा अलग तरह का है, उसमें अडाप्ट करने के लिए, उसमें विथस्टैंड करने के लिए जो है उसको अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो प्लांट जो इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्ट करता है, इस फिनोमेना को ही आप क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। सो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। और इसमें से देखिए, हेट्रोफिली यानी कि लीफ का डिफरेंट स्ट्रक्चर होना, लीफ का डिफरेंट फॉर्म होना, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का। और ये हमें किस किस पौधे में देखने को मिलती है हेट्रोफिली? कॉटन में, कोरिएंडर में, लाक्सपर में। ठीक है, बटर कप भी एक इसका एग्जांपल है ना। और आपका ये जो मेज है, मेज के पौधों में ये हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए ये आपका सही उत्तर भी है। यही प्रश्न पूछा था। सो इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट। आपका जो जुवेनाइल प्लांट है ना, जो यंग प्लांट है, उसका जो लीफ का शेप देखेंगे तो मैच्योर प्लांट से थोड़ा अलग होगा। इन द अदर हैंड, डिफरेंसेस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है और जो वाटर में प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जैसे बटर कप, रेननकुलेसी फैमिली का ये पौधा है बटर कप, रेननकुलेस, ऑल्सो रिप्रेजेंट द
हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू द एनवायरमेंट। वहां पे भी आपको हेट्रोफिली फिनोमेना देखने को मिलता है। यंग और एडल्ट प्लांट में तो देखने को मिल ही रहा है, जुवेनाइल और एडल्ट प्लांट में देखने को मिल रहा है। साथ साथ जो बटर कप का पौधा जो कुछ लैंड पे ग्रो कर रहा है और जो आपका वाटर एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, दोनों में भी आपको हेट्रोफिली फिनोमेना देखने को मिलता है। तो एनवायरनमेंट अलग हो गया ना यहां पर, ठीक है। ये आपका प्लास्टिसिटी फिनोमेना शो कर रहा है। सो दिस फिनोमेना ऑफ हेट्रोफिली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, प्रोडक्शन ऑफ कुकम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रीसेंट ईयर। कुकम्बर अभी आपको देखते होंगे कि पूरे साल आपको देखने को मिलता है ना, उसकी पैदावार काफी बढ़ गई है। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन हैज रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज्ड यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स इन द प्लांट। क्योंकि कुकम्बर के पौधों में, है ना, ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है और आपको पता होगा कि फीमेल फ्लावर में जो उसकी ओवरी होती है वही फ्रूट का निर्माण करती है, उसी से फ्रूट बनता है। तो अगर जितने ज्यादा फ्लावर फीमेल फ्लावर होंगे उतना ज्यादा जो है वो कुकम्बर की पैदावार होगी, राइट। तो वो पर्टिकुलर हार्मोन कौन सा है जो कि कुकम्बर के पौधों में फीमेल फ्लावर को बनने में प्रमोट करता है, बनने में के लिए इनिशिएट करता है। तो हार्मोन्स देख ले, ऑप्शंस देखते हैं इसके लिए क्या क्या है। और ऑप्शंस हमारे हार्मोन से ही हैं। ए जिब्रेलिन, बी इथाइलिन, सी साइटोकाइनिन एंड डी एब्सिसिक एसिड। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये हमारा प्रश्न है और बी इथाइलिन ये जो है सही उत्तर। इथाइलिन की वजह से जो है आपके कुकम्बर पे जब आप स्प्रे करते हैं ना, तो उसमें फीमेल फ्लावर जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और इससे आपकी कुकम्बर की पैदावार बढ़ती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख, इथेफॉन इज द कंपाउंड विच इज द सोर्स ऑफ इथाइलिन हार्मोन। ये लिक्विड फॉर्म में आपका इथाइलिन है और ये कमर्शियली आपका मार्केट में अवेलेबल होता है। The ethifon promote the female flowers in cucumber, thereby increasing their yield. And so the ethylene is correct, sir. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। जो हमारा गैसियस प्लांट हार्मोन है उसको हम कहां यूज करते हैं। A. Promote root growth and root hair formation to increase the absorption surface. B. Help overcome apical dominance. C. Kill dicotyledonous weeds in the fields. D. Speed up malting process. इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। ये हमारा प्रश्न था, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। वो रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो रूट हेयर के फॉर्मेशन को करता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि रूट फॉर्मेशन से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Ethylene is the gaseous hormone that promote root growth and root hair formation. अगला प्रश्न हमारा यहां पे, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट
लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन द कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। कैलस आप समझते हैं, कैलस होता है कि जब आप टिश्यू कल्चर टेक्निक में कोई सेल या टिश्यू लेकर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं तो वो जो है वो तेजी से डिवाइड होता है और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू बना लेता है जिसको आप कहते हैं कैलस। सो दिस फिनोमेना में बी कॉल्ड एज, इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? कॉल्ड एज ए डिफरेंशिएशन, बी डी डिफरेंशिएशन, सी डेवलपमेंट एंड डी सेनेसेंस। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। ये हमारा प्रश्न था कि इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन द कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, और इसी कैलस से जो अनडिफरेंशिएट मास ऑफ टिश्यू उसी से नए पौधे प्लांटलेट्स बनना शुरू होते हैं। सो ये जो कैलस बनने वाली जो प्रक्रिया है ना, इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसका एक्सप्लेनेशन, de-differentiation is the phenomena by which the living differentiated plant cell that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under the certain condition। है ना, आपका जो आपने क्या लिया था, मीजोफिल सेल लिया था प्लांट का, और उसको एज अ कल्चर मीडियम में डाला, तो कल्चर मीडियम में डालते ही उसने क्या किया, तेजी से डिवाइड करने लगा। आपका जो मीजोफिल सेल था लीफ का, वो क्या था, वो तो मैच्योर हो चुका था ना, लेकिन कल्चर मीडियम में उसने क्या किया, अपने आप को फिर से बैक गया और उसने अपनी कैपेसिटी डेवलप की कि अब उसको डिवाइड करना है, जैसे कि मीजोफिल सेल डिवाइड कर, और वो मीजोफिल सेल की तरह तेजी से डिवीजन को करने लगा। यानी कि मैच्योर सेल्स जो है अब अपने आप को डिवीजन वाली कैपेसिटी वापस से लेकर आती है, इसीलिए इसको कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन फिनोमेना। So in tissue culture experiment, the leaf mesophyll cells are put in the culture medium to form callus. और यहां पर सेल डिवाइड करती हैं मेसोफिल सेल्स की और कैलस का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो डिवीजन कर रही हैं, किसकी तरह कर रही हैं, मेसोफिल सेल्स की तरह। So this phenomena may be called as de-differentiation. अगला प्रश्न हमारा यहां पर 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है, विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो क्या है इसका उत्तर, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ए जिब्रालिक एसिड, बी काइनेटिन, सी इथाइलिन एंड डी 2,4-D। 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न था और देखिए इसका सही उत्तर है इथाइलिन। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। अगला प्रश्न हमारा यहां पे 2024 में, पिछले साल ये प्रश्न आया हुआ है। ऑक्सिन इज यूज्ड बाय द गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स, है ना, वीड नहीं चाहते वो, तो लॉन्स में वीड फ्री करने के लिए और गार्डनर क्या करते हैं, बट नो डैमेज इज कॉज टू द ग्रास एज ऑक्सिन। तो क्या करता है ये, ऑप्शंस देखते हैं। ए प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, बी प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली, सी डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट एंड डी कैन हेल्प इन सेल डिवीजन ग्रासेस टू प्रोड्यूस ग्रोथ। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं करेक्ट आंसर।
आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। ये हमारा प्रश्न था। इसका ऑप्शन सी है, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट। ये जो मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट है उसको ये कोई भी हार्म नहीं करता है। So auxin have no effect on the mature monocotyledonous plant as they show very limited translocation and they degrade the auxin that are applied externally। है ना, बाहर से जो एक्सटर्नली अप्लाई किया गया है ऑक्सिन उसको वो क्या करते हैं, लिमिटेड ट्रांसलोकेशन करते हैं बॉडी, या बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम from fully developed parenchyma cell is an example for A, differentiation, B, redifferentiation, C, dedifferentiation and D, maturation। इस प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न था और इसका सही उत्तर क्या है, डी डिफरेंशिएशन। का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When parenchyma cells that are fully differentiated forms interfascicular cambium, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहां पे बनता है, आपके जो दो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल है ना, उसके बीच में कैम्बियम पाया जाता है, उसको बोलते हैं आप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, INTRA, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, पैरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, पैरेनकाइमा सेल्स यहां पर क्या कर रही हैं, वो तो मैच्योर सेल्स हैं, वो अपने आप में डेवलप कर रही हैं कैम्बियम की एक्टिविटी, है ना, और एक कैम्बियम बनाती हैं जिसको आप कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेनकाइमा सेल्स कैम्बियम में बदल रही हैं, तब्दील हो रही हैं, उनको आप कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये मैच्योर सेल्स जो है वो मैरिस्मेटिक सेल्स की तरह बिहेव कर रही हैं, तो ये क्या हो गया आपका फिनोमेना, डी डिफरेंशिएशन। राइट, डी डिफरेंशिएशन। बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की तरफ। So, spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increases the length of stem, thus increasing the yield। 2024 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकिनिन एंड डी एब्सिसिक। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यह हमारा प्रश्न था और देखिए इसका सही उत्तर है बी जिब्रेलिन, क्योंकि जिब्रेलिन जो है वो हाइट, प्लांट की जो स्टेम की हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। So gibberellin help in increasing the length of the internode, hence increasing the yield of sugarcane crops as they store carbohydrates in them। sugar crops में जो अगर इंटरनोड बढ़ जाता है तो उसमें शुगर केन जो है वो ज्यादा फॉर्म करता है और इससे कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी पैदावार जो है, शुगर की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। सो इसी के साथ हम आज बायोलॉजी का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग today's session।